अमेरिका से रीना शर्मा। देखिए, कभी ना कभी आप में से कई लोगों ने ये सोचा होगा कि मुझे अपना एक छोटा सा बिजनेस शुरू करना है और उस बिजनेस को न सिर्फ शुरू करना है बल्कि उसको एक अंजाम तक भी पहुंचाना है। लेकिन ये सभी जानते हैं कि किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए काफी सारे हमें चरण से गुजरना पड़ता है, काफी सारी स्टेप्स फॉलो करनी पड़ती है। तो आज हम प्रकल्प जी से मिलेंगे, प्रकल्प जैन, जो ऐसे कई छोटे छोटे उद्योगों को आगे बढ़ा रहे हैं, उद्यमियों की हेल्प कर रहे हैं और न सिर्फ हमारे इंदौर की बल्कि देश भर के कई सारे युवाओं को की स्टार्टअप को शुरू कर रहे हैं, उनके उद्योग को शुरू कर रहे हैं और उन्हें एक अंजाम तक लेके जा रहे हैं। तो आगे हम प्रकल्प जी से बात करेंगे। प्रकल्प जी, प्लीज बताइए हमें कि कैसे आप छोटे छोटे उद्योगों को आगे बढ़ा पा रहे हैं और उनकी हेल्प कर पा रहे हैं। नमस्कार रीना जी। सर्वप्रथम तो मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा पूरे पत्रिका समूह का कि उन्होंने 40 अंडर 40 का जो ये इनिशिएटिव लॉन्च किया और उसके माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों के, विभिन्न प्रदेशों के जो चेंज मेकर्स हैं, जो अपने क्षेत्रों में कुछ बदलाव लाने का या अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं, उन्हें स्थान दिया। तो उसके लिए मैं आपका और पूरे पत्रिका समूह का आभार व्यक्त करता हूँ। और जैसा आपने कहा कि हर किसी के मन में कुछ विचार होते हैं और पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा है कि भारत में उद्यमिता को, स्टार्टअप्स को, एंटरप्रेन्योरशिप को एक अलग कैटेगरी के तौर पे माना जा रहा है। तो मैं छोटे से बैकग्राउंड से शुरुआत करूंगा। मैं राजस्थान की एक बहुत छोटी सी जगह की एक सामान्य परिवार से बिलोंग करता हूँ और मुझे जीवन में जो सबसे बड़ा एम्पावरमेंट मैं कहूँगा जो मेरे पेरेंट्स ने मुझे दिया, वो शिक्षा का दिया। और क्योंकि मुझे शिक्षा मिली और वहाँ से मुझे शक्ति मिली कि मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आऊँ। और मेरे जीवन की शुरुआत हुई जब मैं अपनी हायर स्टडीज के लिए एजुकेशन लोन लेने की कोशिश कर रहा था। तब मेरा पहली बार लोन से या क्रेडिट से सामना हुआ और मुझे लगा कि काफी चुनौतियां हैं यदि हम अपने शिक्षा या व्यापार हेतु पैसा लेना चाहते हैं, ऋण प्राप्त करना चाहते हैं। तो वहां से एक बैकग्राउंड हुआ और मुझे मेरे घर वालों का पूरा साथ मिला और मेहनत के दम पे मेरी पहली नौकरी एक बैंक में ही लगी और जिस बैंक से मैंने लोन लिया था उसी बैंक में मुझे जॉब मिली और वहां से बैंकिंग से मेरा लगाव हुआ। मैं बैंकिंग से जुड़ा और बैंकिंग से जुड़ने के साथ में कई बड़े उद्योग, छोटे उद्योग, सूक्ष्म, मध्यम, लघु उद्योगों से मुझे इंटरेक्शन करने का मौका मिला। तो वहां से मुझे लगा कि ये क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है, क्योंकि यदि हम आंकड़ों के तौर पे देखें तो ये एक ऐसा क्षेत्र है जो भारत के करीब 10 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार देता है। माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस करीब 30% भारत के जीडीपी में ये कंट्रीब्यूट करता है। और एक्सपोर्ट्स की बात देखें तो मुझे लगता है आंकड़ों के मुताबिक 40% से ज्यादा एक्सपोर्ट भी एमएसएमई यूनिट्स करती है। तो ये एक ऐसा सेगमेंट है जिसमें अपार संभावनाएं और क्षमताएं भी है और मुझे बैंकिंग में काम करने का अनुभव मिला। वहां से मैंने जाना कि यदि एक प्रॉपर हमें हैंड होल्डिंग मिले तो निश्चित ही हम हमारे आइडिया को क्रियान्वित कर सकते हैं। और वहीं से इस जर्नी की शुरुआत हुई। 2009 से 2013 तक मैं बैंक में रहा। उसके बाद मैंने अपनी बैंक की जॉब छोड़ी और ये मन बनाया कि मैं कंसल्टिंग में कुछ करूंगा और वहां से मौका मिला और नजदीक से मध्यम, छोटे और सूक्ष्म उद्योगों को जानने का, उनकी चुनौतियों को समझने का, और वहीं से इस सफर की शुरुआत हुई। और 2017 में हमने इंक्लूसिव ग्रोथ फाउंडेशन नाम से एक सोशल एंटरप्राइज चालू किए और उसका उद्देश्य, जैसा आपने कहा, हर किसी के मन में एक सोच होती है, एक विचार होता है कि हम कुछ करना चाहते हैं। और भारत, यदि आप पारंपरिक तौर पे भी देखेंगे तो लघु और कुटीर उद्योगों का देश रहा है। हमारी अर्थव्यवस्था के उनको ग्रोथ इंजन्स कई बार कहा जाता है। तो वहीं से शुरुआत हुई इंक्लूसिव ग्रोथ फाउंडेशन की। सर, कितने यंगस्टर्स ऐसे हैं जिनकी आप अभी मदद कर चुके हैं और उनके बिजनेस को कहीं ना कहीं आगे बढ़ने में आप उनकी हेल्प कर रहे हैं? तो देखिए, मैं इसके जवाब में सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि इंक्लूसिव ग्रोथ फाउंडेशन की स्थापना हम सबके मस्तिष्क में एक विचार था कि भारत में चाहे हम गांवों की ओर देखें, चाहे हम छोटे शहरों या बड़े शहरों में देखें, कई युवा प्रतिभाएं हैं जिनके पास में बहुत अच्छे आइडियाज हैं, जिनको लगता है कि हम अपने आइडियाज के बल पर कुछ परिवर्तन ला सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ इस तरह के उन्हें संसाधन, प्लेटफॉर्म्स नहीं मिल पाते हैं। सबसे पहले यदि आप देखेंगे तो हमारा जो पाठ्यक्रम है
जनरली एक ग्रेजुएट स्तर का पाठ्यक्रम हम देखें तो उद्यमिता के बारे में, स्टार्टअप्स के बारे में काफी कम हमें जानने को मिलता है। उन पाठ्यक्रमों में हमें जो चीज पढ़ाई जाती है, कहीं ना कहीं मैं ये कहूंगा कि वो शायद 10-15 साल पुरानी चीजें हम आज पढ़ रहे हैं, और जो आज हमें जानना है वो शायद हो सकता है हमारे पाठ्यक्रमों में अगले 5-10 सालों में आएगा। तो पहली चुनौती तो ये है कि लोगों को ये पता नहीं है कि हम अपने आइडिया को एग्जीक्यूट कैसे करें। तो वहीं से इंक्लूसिव ग्रोथ फाउंडेशन की शुरुआत हुई, और हम जिस तरह से काम करते हैं, हम कोशिश करते हैं हम इंटीग्रेट हो जाएं, हम गवर्नमेंट के साथ इंटीग्रेट हो जाएं, हम बैंकर्स के साथ इंटीग्रेट हो जाएं, हम उद्यमियों के साथ इंटीग्रेट हो जाएं, हम एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के साथ इंटीग्रेट हो जाएं, क्योंकि इनमें से हर एक संस्थान अपना अपना काम कर रही है। तो हम कोशिश करते हैं कि हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन जाए कि जहां हम इन सभी को एक साथ लेके आ पाए। तो अब आपका जो सवाल है कि हम कितने लोगों तक पहुंच चुके हैं या हम कैसे मदद करते हैं, तो देखिए 2017-18 से हम फाउंडेशन के माध्यम से कार्य कर रहे हैं, और हम विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से अब तक मुझे लगता है 5000 से ज्यादा उद्यमियों तक पहुंच चुके होंगे, और उनको विभिन्न तरीके से प्रशिक्षित करने में हमने कुछ न कुछ अपना योगदान दिया है। और सबसे ज्यादा योगदान मैं कहूंगा कि हमें भी जब रियलाइज हुआ, जब भारत में और वैश्विक स्तर पे कोविड महामारी का एक दौर आया, तो जितने हमारे लघु कुटीर उद्योग थे, सूक्ष्म और मध्यम उद्योग थे, तो उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती आई कि क्योंकि लॉकडाउन हो गया था, पैंडेमिक का माहौल था, काफी सारों ने बैंक से लोन लिए हुए थे, काफी सारे एक्सपेंशन करना चाहते थे, काफी सारे लोगों के मन में सोच था कि मेरे पास एम्प्लॉइज हैं, अब मैं कैसे काम करूंगा। काफी सारे व्यवसायों के करने का तरीका भी परिवर्तित हो गया, क्योंकि टेक्नोलॉजी ने सडनली, क्योंकि हम घर बैठे थे, वर्क फ्रॉम होम कैसे करेंगे। तो वो एक समय ऐसा था कि जब हमें एक चुनौती मिली कि ये जो छोटे उद्योग हैं, इनके सामने पेंडेमिक में हर एक तरफ से कुछ न कुछ प्रश्न चिन्ह खड़े हो गए हैं। तो उस समय हमने टेक्नोलॉजी के माध्यम से और साथ ही सहयोगी संस्थाओं के माध्यम से, जिसमें बैंक, राज्य सरकार, केंद्र सरकार के जो इंस्टीट्यूट्स हैं, उनके माध्यम से हमने कई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करे, और मतलब मुझे कहते हुए खुशी है कि हम 5000 से ज्यादा उद्यमियों तक पहुंच चुके हैं, और कहीं न कहीं उनके उद्यम की सफलता की जो यात्रा है उसके हम एक अंग बन चुके हैं। सर जैसा कि अभी आपने पाठ्यक्रम की बात की, तो देखिए अभी तो ये कंडीशन है कि यंगस्टर्स आज सोच पा रहे हैं कि उनको अपना स्टार्टअप शुरू करना है, कोई बिजनेस शुरू करना है, लेकिन क्या आपको लगता है कि बच्चों की जो छोटी छोटी जो क्लासेस होती हैं, स्कूल एजुकेशन होती है, उसी में उनको उद्योग के बारे में बताया जाना चाहिए, ताकि वो स्कूल से निकले तो वो एक प्रॉपर तैयारी कर पाए कि हाँ मुझे इस बिजनेस को शुरू करना है, एक माइंडसेट उनका क्लियर हो सके। सर ऐसा कुछ? निश्चित ही ना जी, जैसा आपने बोला कि ये सेगमेंट ऐसा है कि जब बच्चा ग्रेजुएट होकर निकलता है, तब तक हम कई बार देखते हैं कि उसे बेसिक्स का भी व्यवहारिक ज्ञान नहीं हो पाता, यानी बैंकिंग कैसे होती है, अकाउंट्स कैसे होते हैं, बुक्स कैसे मेंटेन होती है, बिजनेस के क्या फॉर्मेट्स हैं। तो निश्चित ही इस दिशा में प्रयास हो ही रहे हैं, व्यापक स्तर पर चर्चाएं भी हो रही है, और प्रशासनिक स्तर पर भी इनके बारे में कई चर्चाएं हुई है। तो ये पाठ्यक्रम में बहुत अर्ली स्टेज से इसको शामिल किया जाना चाहिए, ताकि हम एक अर्ली स्टेज से एंटरप्रेन्योर्स को ग्रूम कर पाए, उद्यमिता विकास की भावनाएं मन में ला पाए। तो इसके लिए क्या किया जाना चाहिए सर, आपको क्या लगता है? देखिए, सबसे जैसा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कई मिशंस के माध्यम से कहा है, स्किल इंडिया या स्किल डेवलपमेंट, तो मुझे लगता है स्किल डेवलपमेंट एक बहुत अर्ली स्टेज से होना चाहिए। हम वैश्विक स्तर पे भी देखें, कई देश ऐसे हैं जो कुछ प्रोडक्ट्स के लिए विख्यात हैं, तो वो अपने स्कूल लेवल से ही, एलिमेंट्री एजुकेशन लेवल से ही बच्चों को प्रशिक्षित करना या उनके मन में वो भावनाएं डालना शुरू करते हैं कि हाँ, उद्यमिता विकास और स्किल डेवलपमेंट की ये चीजें हैं। यदि हम चाहें तो जैसे अकाउंट्स है, जैसे फाइनेंस है, ऑपरेशंस है, एंटरप्रेन्योरशिप है, ये सब्जेक्ट्स हम अर्ली स्टेज से स्कूलिंग में भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, ताकि जब बच्चा 12वीं पढ़ के भी निकलेगा तो कोई ना कोई उद्यम या कोई ना कोई जॉब करने के लायक बन पाए। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। अभी हम स्टार्टअप की बात कर रहे हैं, तो आप भी देखने में आया है कि कई सारे यंगस्टर्स स्टार्टअप शुरू तो कर देते हैं कोई बिजनेस, लेकिन बीच में ही वो मतलब वो धुलमिल सा हो जाता है, दिखता ही नहीं, या बोल सकते हैं कि सक्सेस नहीं होते हैं तो गिव अप कर जाते हैं। सर उनके लिए कुछ जानना चाहते हैं? मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपने पूछा है। यदि हम थोड़ा सा आंकड़ा देखें तो भारत में करीब 6 करोड़ से अधिक एमएसएमई बिजनेसेस हैं, और यदि रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स जिनको हम कह सकते हैं जो भारत सरकार के पास पंजीकृत है, मुझे लगता है 1 लाख से कुछ कम होंगे। तो ये जो प्रश्न उठता है, इसमें भी मैं फिर से उसी बेसिक लेवल पर जाऊंगा कि क्योंकि यदि हम पाठ्यक्रम में विद्यार्थियों को बेसिक स्तर से तैयार करें कि बिजनेस कैसे चलाया जाता है, बिजनेस में प्रॉफिट का क्या महत्व है, क्योंकि वर्तमान में जो स्टार्टअप्स के बारे में हम देखते हैं, ज्यादातर डिस्कशन होता है वैल्यूएशन का,
1000 करोड़ 10,000 करोड़ यूनिकॉर्न, इतना वैल्यूएशन हो गया है। तो ये ऑफकोर्स ये बहुत अच्छी बात है किसी भी बिजनेस को इतना वैल्यूएशन मिलना, लेकिन ज्यादातर स्टार्टअप्स वैल्यूएशन की रेस में प्रॉफिटेबिलिटी से कॉम्प्रोमाइज करते हैं। और कोई भी स्टार्टअप, कोई भी बिजनेस, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, यदि वो प्रॉफिटेबल नहीं होगा तो शायद थोड़े ही दिन सर्वाइव कर पाएगा। और यही रीजन है जो हम कहते हैं स्टार्टअप में सक्सेस रेशियो 95% फेलियर है और 5% ही सक्सेस है। तो शायद यही एक रीजन है कि ज्यादातर फोकस है वैल्यूएशन के ऊपर और प्रॉफिटेबिलिटी को कहीं ना कहीं इग्नोर किया जाता है। जी जी। पर अगर मुझे एक समस्या और आती है कि ठीक है बिजनेस तो शुरू कर लिया, लेकिन फंडिंग का हमें एक रास्ता नहीं पता होता है। सरकारी कई सारी स्कीम्स होती है जो हमें पता नहीं होता है। मेल फीमेल हम दोनों की अगर बात करें, जैसा कि आप प्लीज बताएं सर कि क्या स्कीम्स होती है गवर्नमेंट की, ताकि लोग जाने यंगस्टर्स उसको फॉलो भी कर सकें। नहीं, बिल्कुल। ये देखिए, कोई भी स्टार्टअप हो या एमएसएमई बिजनेस हो, कुछ मैं अपने ज्ञान के आधार पे कहूंगा तो 5 क्षेत्र हैं जहां उनको चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले फाइनेंशियल अवेयरनेस और एक्सेस टू फाइनेंशियल रिसोर्सेज, यानी वित्तीय संसाधन की उपलब्धता। दूसरा टेक्नोलॉजी, क्योंकि अब तो कोविड के बाद टेक्नोलॉजी को घर घर में हमने अपना लिया है, तो बिजनेसेस को भी अपनाया। तो दूसरी चुनौती है कि हम टेक्नोलॉजी तक कैसे पहुंचे। तीसरी जो चुनौती है, जो हमें लगता है कि हमारे पास प्रोडक्ट है, हमारे पास आइडिया है, अच्छी सर्विसेज हम दे सकते हैं, लेकिन हमारा मार्केट कहाँ से बनेगा। तो तीसरा क्षेत्र है कि एक्सेस टू मार्केट, कि हम मार्केट तक कैसे पहुंचे। चौथी चुनौती जो हम देखते हैं कि बिजनेस करना भी चाहते हैं, हम पैसा भी लगा लेंगे, लेकिन हमें कितने अप्रूवल्स और कितने लाइसेंसेस से होके गुजरना पड़ता है। तो चौथी चुनौती है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जिसके बारे में भी आजकल व्यापक स्तर पर बात हो रही है। और पांचवी चुनौती, या मैं कहूँगा चुनौती या एक प्लेटफॉर्म, जिसको हम कहते हैं हैंड होल्डिंग सपोर्ट। तो ये 5 क्षेत्र हैं। यदि हम इन 5 क्षेत्रों को विभिन्न संस्थाओं, चाहे वो शासकीय हो, चाहे एनजीओ हो, चाहे वो बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इनके सपोर्ट से यदि हम इन 5 को एक सूत्र में बांध पाए, तो मुझे लगता है निश्चित ही स्टार्टअप्स को, एमएसएमई बिजनेस को ग्रोथ पाथ पे जाने से हम नहीं रोक सकते। आपका जो सवाल था विशेष तौर पे वित्तीय संसाधन को कैसे जुटाएं, तो मैं ये कहूंगा कि यदि इस तरह के स्टार्टअप्स हैं जो प्रोडक्ट और सर्विसेज बेस्ड बिजनेसेस कर रहे हैं, और सिर्फ इक्विटी का माइंडसेट ना रखें, क्योंकि जैसा मैंने पहले भी कहा, हम सब वैल्यूएशन सोचते हैं, इक्विटी सोचते हैं, लेकिन स्टार्टअप को शुरू करने से और एक रीजनेबल लेवल लेके जाने पर भारत सरकार की, मध्य प्रदेश शासन की, अन्य राज्य सरकारों की कई योजनाएं, उदाहरण के तौर पे जैसे मुद्रा लोन है। सरकार आपके आइडियाज के ऊपर, यदि वो बैंकेबल है, यदि हम उन्हें प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट करते हैं, 10 लाख तक का पैसा ऋण हमें मुद्रा लोन में मिलता है। उसके बाद पीएमजीपी प्रोग्राम है, 25 लाख रुपए तक का ऋण उसमें प्राप्त कर सकते हैं। अब उसकी सीमा बढ़ा के 50 लाख तक कर दी गई है। स्टैंड अप इंडिया स्कीम है, वुमन एंटरप्रेन्योर्स के लिए उसमें स्पेशल विंडो है। और 2 करोड़ तक के बिजनेसेस, यदि वो मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट में है, अन्यथा सर्विसेज में भी है, तो कोलैटरल फ्री स्कीम गवर्नमेंट की लेंडिंग की है। इनके तक पहुंचने की एक प्रोसेस है। यदि हम एक प्रॉपर प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो निश्चित ही हमें वहां पर सफलता प्राप्त हो सकती है। तो मैं फिर से कहूंगा कि सिर्फ इक्विटी के ऊपर हम ना सोचें। हम गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स है जो बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू चलती है, तो उनका भी लाभ हम डेफिनेटली हमें उठाना चाहिए। जी 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 सर, एमएसएमईज की जो आप बात कर रहे हैं अभी कितने लोग की अपन मदद कर पाए सर? इसका मिशन क्या है, आगे कहाँ तक ले जाना चाहते हैं इस मिशन? देखिए, हम जिस मिशन पर इंक्लूसिव ग्रोथ फाउंडेशन के थ्रू निकले, हमारा मिशन है कि हम कम से कम 10 लाख एमएसएमईज को ट्रेन कर पाए, उन्हें एम्पावर कर पाए, उन्हें सक्षम बना पाए कि वो जो 5 चुनौती मैंने आपके सामने रखी है, उन 5 में कहीं न कहीं फिट बैठ पाए, उनको समझ पाए और उनके माध्यम से आगे बढ़ पाए। तो हमारा मिशन है कि हम 10 लाख एमएसएमईज तक पहुंचे। अभी हम कुछ 5000 या उससे कुछ अधिक एमएसएमईज तक पहुंच पाए हैं, और आगे कोशिश करेंगे कि विभिन्न प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से हम और भी आगे पहुंचे। सर, मेरा क्वेश्चन आपसे ये भी है कि पत्रिका के 14 में आपका जब सिलेक्शन हुआ, पब्लिश हुए थे कि इन लोगों का हमने सिलेक्ट किया है, उसके बाद किस तरह का चेंजेस आपने फील किया है? देखिए, निश्चित तौर पे मतलब पत्रिका 40 लिस्ट में फीचर होना, उसमें स्थान पाना और इतने सक्षम प्रतिभागियों की लिस्ट में अपना नाम देखना एक बहुत गौरव की बात है। बट साथ ही साथ एक जो दिमाग में एक सबसे अच्छा विचार ये कि 40 एक प्लेटफॉर्म है जहां पर पत्रिका समूह के माध्यम से हम एक वाइडर ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं। तो जो आपने सवाल किया उसका जवाब मैं यही दूंगा कि जब से पत्रिका 40 के अंदर मुझे फीचर किया गया है, कई लोग जो रिटायर्ड बैंकर्स हैं, रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, और उनके मन में ये भावना है कि हम एमएसएमईज को हेल्प करें,
दे हैव स्टार्टेड रीचिंग आउट टू अस, उन्होंने हमें संपर्क करना चालू कर दिया कि आप इस मुहिम में हमें भी जोड़ें। तो निश्चित ही इसके लिए मैं पत्रिका समूह को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और ये अपेक्षा भी रखता हूँ कि पत्रिका समूह के प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से हम जो हमारा मिशन है 10 लाख एमएसएमईज तक पहुंचने का, तो कहीं न कहीं उस प्लेटफॉर्म को यूज करके हम अधिक से अधिक एमएसएमईज को पहुंचे, उनको अपस्किल करें, उनको एम्पावर करें। मेरे मन में एक सवाल उठ रहा है सर, जैसे कोई महिला है, छोटा सा कोई बिजनेस करना चाहती है, अगर घर से कुछ स्किल सभी में होती है सर कुछ ना कुछ, अगर कोई महिला को कोई काम आता है तो वो कैसे अपना बिजनेस बड़े लेवल तक पहुंचा सकती है और सफल हो सकती है, छोटा सा संदेश। जी बिल्कुल, मैं इस विषय में यही कहूंगा कि जब हम नए उद्यमियों से मिलते हैं, जब हम नए स्टार्टअप या किसी भी कैटेगरी के एंटरप्रेन्योर से मिलते हैं, तो उनके दिमाग में एक बिजनेस आइडिया तो होता है कि हाँ मेरे पास ये स्किल है, मैं घर बैठ के काम करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, और उनके अंदर वो टैलेंट भी है, सिर्फ उन्हें हैंड होल्डिंग सपोर्ट की आवश्यकता है। वैसे हैंड होल्डिंग के लिए काफी प्लेटफॉर्म्स बने हुए हैं, यदि हम उन्हें प्रॉपर्ली गाइड करें तो भारत सरकार की, राज्य सरकार की और विभिन्न अभी एनजीओज हैं, उनकी भी कई स्कीम्स हैं जिनके अंदर वो लाभ उठा के अपना एक प्रॉपर प्रोजेक्ट वहां प्रेजेंट करके और वहां पर अपनी सारे आइडियाज को कन्वर्टेबल फॉर्म में जो बैंक को, सरकार को या जो इन्वेस्टर्स हैं उनको समझ में आने वाली भाषा में प्रस्तुत किया जाए, तो निश्चित ही वो उद्यमिता के क्षेत्र में अपना पहला कदम रख सकते हैं। बिल्कुल, थैंक यू सर। सर से बहुत सारी जानकारी आज हमें मिली है, तो काफी सारी चीजें हमने देखी है, समझी है। आप चाहें तो सर के आइडियाज को फॉलो करें और अपना बिजनेस शुरू करें, उसे आगे बढ़ाएं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद रीना जी और पत्रिका ग्रुप का पुनः आभार। थैंक यू। पत्रिका से रीना शर्मा। देखिए, कभी ना कभी आप लोगों ने